पे देखे हैं, लेकिन क्लास पहली है ना, सामने से पहली बार देख रहे हैं, है ना, कभी नहीं देखा। ठीक है, तो हम लोग, आप तो पहले क्लास में आए थे, है ना, तो कुछ लोग होते हैं कि फिर पिछले बार भी हाथ उठा दिए, इस बार भी हाथ उठा दिए कि मेरी पहली क्लास है। तो हम लोग आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में एक छोटा टॉपिक, चूँकि हमारे पास समय 1 घंटे की अभी है, तो उसमें हम ऐसा टॉपिक करेंगे जो ख़त्म हो जाए, जो शुरू करें और तुरंत आज समाप्त भी हो जाए। हम लोग सिलेबस बता चुके हैं इस क्लास में, क्या पढ़ना था मोटा मोटी बता देता हूँ, एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ 5 मिनट का, ताकि पिछले क्लास में जो नहीं आए थे उनका भी काम हो जाए। ये बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जितनी परेशानी है इस क्लास में हम हल करेंगे। और जो भी मन की जिज्ञासा, आपके जिज्ञासा का जो समंदर है, आपके अंदर जानने की जो इच्छाएँ हैं, उसको दबाना नहीं है। आपको जो पूछना है हमसे आप पूछ सकते हैं भूगोल विषय में, क्योंकि मैं केवल आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इस क्लास में। तो ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपकी हैं वो आप पूछ सकते हैं। एक तो टॉपिक, 2 तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो होता है कि जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी समस्याएं होती हैं कि जैसे आप कुछ लड़के होते हैं कि थोड़ा ज़्यादा एडवांस होते हैं और वो क्लास के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी में, हम मान लीजिए यहाँ कोस्टल लाइन आपको आज पढ़ाते हैं एग्जाम्पल, तो आप कुछ लड़के ऐसे होंगे जो हिमालय पढ़ के भी आ जाएंगे, कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी पढ़ के आ जाएंगे, तो कुछ लड़के होते हैं जो अपने सिलेबस से आगे चलते हैं, वक्त से आगे चलने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, समय सबके पास सीमित है, लिमिटेड है, उसी समय में सबको काम करना होता है। और कंपटीशन टफ है, पूरे बिहार बीपीएससी देता है, यूपी के लड़के भी अब बीपीएससी देने आ रहे हैं, तो पूरे उत्तर भारत में कंपटीशन है। अगर आप यूपीएससी देते हैं तो पूरे भारत में कंपटीशन है, एक से एक क्रीम बच्चे पर एग्जाम में बैठते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कम मेहनत में काम कर जाएंगे तो आपका भ्रम है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए एकमात्र मंत्र है मेहनत, मेहनत, मेहनत। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं, कोई रास्ता नहीं, बिना मेहनत कुछ होगा नहीं। तो आप जितना कर सकते हैं करिए। कहने का समझ आ रहा बात? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जितना आप कर, मान लीजिए आपको लगता है मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो आप 5 घंटे पढ़िए। जैसे आप दौड़ते हैं, दौड़ के बारे में कहा जाता है कि यदि आपको दौड़ बनाना है, अगर आप रनिंग करना है, ओलंपिक में दौड़ना हो या कहीं भी दौड़ना आपको हो, तो दौड़ के लिए एक फार्मूला होता है कि आप डेली, जैसे मान लीजिए आप 500 मीटर दौड़ सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको तकलीफ होगी लेकिन 50 मीटर एक्स्ट्रा दौड़िए आप। समझ मेरा बात ना? तब देखेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर आपको 550 मीटर दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप जितनी आपकी क्षमता है उससे 1 घंटे आप ज़्यादा पढ़िए, उससे कम पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। तो आगे चलना भी बुरी बात नहीं है। यदि हम पढ़ाते हैं कोस्टल लाइन, यदि हम पढ़ाते हैं प्लेन ऑफ इंडिया, अगर हम पढ़ाते हैं आपको क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड पढ़ाते हैं, या फिर एयर प्रेशर बेल्ट और विंड पढ़ाते हैं आपको, ओशन करेंट पढ़ाते हैं आपको, या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाते हैं आपको, यूनिवर्स पढ़ाते हैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ के आइए, चाहे वही पढ़िए, आप एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ के आ सकते हैं। तो 2 तरह के प्रश्न होंगे। एक तो मैं क्लास में जो पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा वो आप पूछिए बेझिझक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही प्रॉमिस कर लेता हूं आपसे कि भाई आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछेंगे, बड़ी विनम्रता से, बड़ी आराम से आपको हम उत्तर देंगे। क्लियर है? अगर यहाँ आप नहीं पूछ पाए तो हम बाहर रहते हैं, बाहर जितना देर आप क्वेश्चन पूछेंगे हम बैठे रहेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देकर ही हम कहीं जाएंगे। तो आप यहाँ अगर ना पूछ पाए तो बाहर भी पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ टॉपिक से नहीं, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक से भी सवाल पूछा जाए तो पूछ सकते हैं। ठीक है? तो आज हम लोग पिछले क्लास में जो किया था वो किया था केवल सिलेबस कि क्या पढ़ना चाहिए। तो हम भूगोल को पढ़ते हैं 2 हिस्सा में बांटकर, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। क्लियर है? भारत के भूगोल के अंदर मोटा मोटी सुन लीजिए आप बात, हम उसने लिखवाए थे, आपको जेरोक्स मिल जाएगा। जो हम लिखवाए थे पिछले क्लास में वो आपको दिलवा देंगे जेरोक्स करा के। तो भारत के भूगोल के अंदर हमको पढ़ना है भारत का फिजिकल डिवीजन। भारत का फिजिकल डिवीजन, जैसे हम बोलते हैं आपकी बॉडी का फिजिकल डिवीजन बताओ, तब बोलते हैं मेरे चेहरे में नाक है, कान है, आँख है, हाथ है, उंगली है। तो जो शरीर के ऊपरी हिस्सा है उसका डिवीजन आप बताते हैं। उसी प्रकार हम बोलते हैं भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि भारत के धरती के ऊपर क्या क्या है। माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, लेक्स है, आइलैंड्स है, डेजर्ट है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, द्वीप है, झील है, ये सारी चीजें हैं। तो इनके बारे में कहाँ पढ़ेंगे? भौतिक विभाजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ, फिजिकल सेटअप ऑफ इंडिया। दूसरा टॉपिक बताया था मैंने सॉइल, भारत की मिट्टी। उसके बाद बताया था मैंने मानसून। उसके बाद बताया एग्रीकल्चर।
उसके बाद बताया पॉपुलेशन, उसके बाद बताया वेजिटेशन, फिर क्लाइमेट एंड मानसून, आपने नाम सुना होगा, क्लाइमेट एंड मानसून ऑफ इंडिया, ये सब लिखवाया हुआ है। आपको जो लोग आज पहली क्लास में उनको जेरोक्स हम दे देंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो सिलेबस हम एक दिन समय लेकर समझा भी देंगे आपको, इसके लिए सोचने की जरूरत है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना हम लोगों को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद पढ़ना हम लोग को इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप, वोल्केनो, ओशियन, ओशनोग्राफी, ओशियन के बारे में सब कुछ, ओशियन रिलीफ, कोरल रीफ, सैलिनिटी, सारी बातें। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की बात, सारी बातें। उसके बाद हमको पढ़ना एनवायरनमेंट, तो पूरी बात लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये आपको एक दिन अलग से समय लेकर बता भी देंगे। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करते हैं, क्लियर है। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है, एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, कोस्टल लाइन, तटरेखा। तटरेखा शुरुआत एक्चुअली बड़े टॉपिक से हम कर नहीं रहे, छोटे से टॉपिक से कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई इस टॉपिक को हम समाप्त कर दें। कोस्टल लाइन, तटरेखा, क्लियर है। कोस्टल लाइन, तटरेखा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसको जानना पड़ेगा हमें। देखिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, तटरेखा। तटरेखा का मतलब नदी का तट नहीं, समुद्र का तट। तटरेखा का मतलब नदी का तट नहीं, समुद्र का तट। अभी कुछ बनाइएगा मत आप लोग, अभी कुछ बनाइएगा मत। देखिए समुद्र के तट का मतलब होता है कि भाई जिसको समुद्र का पानी छूता है। सबसे पहली बात कि समुद्र के पानी कितने राज्यों को छूता है, इसकी बात करेंगे आप। तो ये हमारा राज्य है, ये राज्य है हमारा। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये बंगाल है, कुछ नई बातें सीखने को मिलेगा। बंगाल है, ये उड़ीसा है, और ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है। कर्नाटक कहाँ से आ गया? इसके बाद ये कर्नाटक है, ये छोटा सा जो लिखे हो क्या है? गोवा। ये जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, और ये गुजरात है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं? भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं? तो 9 राज्य, ये आपको याद रखना है। इसको परीक्षा में जाके फोटो बनाकर गिनती नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा में गोवा छूट सकता है। परीक्षा के हड़बड़ी में अगर गोवा छूट गया तो कितने राज्य हो जाएंगे? 8 राज्य, और आपका आंसर गलती हो जाएगा। इसलिए क्या रखना है याद? 9 राज्य। इसको देखकर, इस फोटो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि जो पूर्वी तट है, ये जो पूर्वी ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। ज्यादा चौड़ी कौन है? ये फोटो जो मैंने बनाया है इसमें चौड़ाई किसका ज्यादा दिख रहा है? पूर्वी तट का। और पश्चिमी तट में कम चौड़ी है। पूर्वी तट ज्यादा चौड़ी है और पश्चिमी तट कम चौड़ी है ना? इसका कारण क्या है? हाँ सही बोल रहे हैं आप। कौन बोल रहे हैं? हाँ आप क्या बोले? तो नदी तो दोनों तरफ है, लेकिन आप ये कहिए बड़ी नदियां, भारत की बड़ी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी बड़ी नदियां इधर आके अपना पानी गिराती है, जिससे, और चूंकि लंबी दूरी तय करते उसमें सेडिमेंट होता है, इस कारण से पूर्वी मैदान क्या होती है? ज्यादा चौड़ी, और पश्चिमी मैदान कम चौड़ी होती है। पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ी है। भारत का पूरब का जो मैदान है, इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर कौन है भैया? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इधर कौन है? बे ऑफ बंगाल। और ये है अरेबियन सी, यानी अरब सागर। अरब सागर यानी पूछा जाए कि भारत में बंगाल के खाड़ी का जो मैदान है वो ज्यादा चौड़ी है कि अरब सागर का मैदान ज्यादा चौड़ी है, तो पहला उत्तर क्या होगा? बंगाल के खाड़ी का जो मैदान है
भारत में बंगाल के खाड़ी का जो मैदान है वो ज्यादा चौड़ी है। वजह यह है कि यहाँ पर एक पहाड़ है, अब बनाइए, इसको मत बनाइएगा, यहाँ एक माउंटेन है, इस पर्वत से कई बड़ी नदियां निकलती हैं। महानदी, गोदावरी, महानदी तो और दूसरे जगह से निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार, पेनगंगा, कई ऐसी नदियां निकलती हैं इस पहाड़ से और जाकर के अपना मुहाना किधर बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। और ये नदियां छोटी दूरी नहीं चलती बल्कि लंबी दूरी तय करती है। और जो नदी लंबी दूरी तय करे उस नदी में मलबा, सेडिमेंट की मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। रटने वाली बात नहीं है। जो लंबी दूरी तय करेगी वो कटाव भी अधिक करेगी, कटाव अधिक करेगी तो उसमें सेडिमेंट होगा, मलबा होगा। और समुद्र के किनारे तक जाते जाते नदी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको वहीं पर वो जमा कर देगी। नदी जब निकलती है तो बाल्यावस्था में होती है, जब नदी चलती है तो युवावस्था में आ जाती है, और जब नदी गिरती है तो वृद्धावस्था में होती है। हर इंसान अपने वृद्धावस्था में अपने बोझ को छोड़ने का काम करता है, समझ रहे बात। तो नदियां भी अपने बोझ को अपने वृद्धावस्था में छोड़ देती है। तो जो नदी लंबी दूरी तय करके आएगी वो बोझ भी छोड़ेगी। जो आदमी ज्यादा दिन जिएगा, 102 साल, 105 साल, उसके पास बोझा भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बोझ भी ज्यादा होगा। अब बोझ ज्यादा होगा तो छोड़ेगा भी वो ज्यादा। तो ये बड़ी नदियां गिरती है पूरब साइड में, इसीलिए पूर्वी मैदान ज्यादा चौड़ी है और पश्चिमी मैदान कम चौड़ी। एक बात समझ में आया, इस बात को समझे। दूसरी बात क्या समझे थे आप, पहली बात क्या समझे थे कि भारत में तट समुद्र को छूने वाले कितने राज्य हैं, 9 राज्य। अब तो आप अरेंज भी कर देंगे, अगर उत्तर से दक्षिण इन राज्यों को अरेंज करने का है मैप में। ज्यादातर यूपीएससी का आदत है वो आपको दे देता है राज्यों का नाम, अब बोलेगा इसे उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम क्या करें, अरेंज करें। अब तो ऐसे भी करता है, कुछ सिटी का नाम दे देगा, शहर का नाम, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, और कहेगा इसको पूरब से पश्चिम अरेंज कीजिए। अब भोपाल, उज्जैन, इंदौर एक ही जगह पे है, तो जनरली वहां पर पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर डेली आपका मैप का प्रैक्टिस नहीं है तो अगर मैं आपको ये कहूँ तय करने कि बताओ भोपाल, उज्जैन, इंदौर में सबसे पूरब में कौन है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप कि कौन है, आप अंदाज में बताएंगे। तो आजकल यूपीएससी करती क्या है ना कि 5-7 शहर का नाम दे देगी, अब बोलेगा कि इसमें सबसे पूरब में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, और सारे शहर एकदम आसपास वाले 50 किलोमीटर के दायरे वाले 5-7 शहर का नाम दे देगी। और उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है फिर से अरेंज करने में, कौन सबसे नॉर्थ में, कौन सबसे साउथ में। तो मैपिंग की शुरुआत यहीं से होता है भैया। सबसे नॉर्थ में कौन, बंगाल, उसके बाद कौन, उड़ीसा, उसके बाद कौन, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद यहाँ से केरला, उसके बाद कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो भारत के तट है जिसको समुद्र क्या करती है भैया, छूती है। क्लियर है। सिर्फ भारत में राज्यों को समुद्र नहीं छूता, सिर्फ राज्यों को नहीं छूता बल्कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, इधर न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, इसके बाद अलिया बेट और खड़िया बेट गुजरात के पास, महाराष्ट्र के पास एलिफेंटा द्वीप, कई सारे ऐसे आइलैंड हैं भारत के, कई सारे द्वीप है। द्वीप की परिभाषा बताया था पिछले क्लास में कि स्टूडेंट, ऐसा कोई जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, द्वीप या आइलैंड। ऐसा कोई जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड यानी द्वीप कहते हैं। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। तो भारत के कब्जे में सिर्फ उनका राज्य नहीं है बल्कि भारत के कब्जे में कुछ द्वीप भी है, कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार, इसका नाम तो सब सुने होंगे, लक्षद्वीप, यहाँ पर न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर नाम सुने होंगे, सब तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति का अवसर पर हम लोग गंगा सागर स्नान करने जाते हैं। हमारे यहाँ पहले कहा जाता था सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। काहे कहा जाता था, क्योंकि गंगा सागर में पहले आता था ज्वार, और आज भी आता है ज्वार। गंगा सागर में ज्वार आता है और पूरा द्वीप शाम होते होते डूब जाता है। द्वीप का 75% हिस्सा रोज शाम को डूब जाता है, सुबह फिर ज्वार खत्म होता है, द्वीप बाहर आ जाता है। ये रोज का नियम है। तो पहले जहाज की संख्या, नाव की संख्या कम होती थी, तो लोग वहां जाते थे तो भीड़ ज्यादा पहुंच जाती थी, तो लोग लौट नहीं पाते थे, बहुत लोग वहीं छूट जाते थे। हाँ, छूटने का मतलब है डूब जाना। क्लियर है। तो क्या बोलते थे, सब तीर्थ कर लीजिए, तब अंतिम में जाइए गंगा सागर तक। मरने के बाद अफसोस, मरने के बाद भी अफसोस होता है क्या, मरने के बाद अफसोस न रहे कि भैया हम इस तीर्थ यात्रा पर नहीं गए थे, इसलिए सब घूम लीजिए तब अंतिम में जाइए गंगा सागर पर। ऐसा अब नहीं है। अब तो इतना जहाज हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि अब कोई डूबता उबता नहीं है। हालांकि पहले के नालायक बच्चे ऐसा करते थे
कि पिताजी का नौकरी अब 1 साल बचा है तो इनको पहले गंगे सागर ले चलो, है ना, और फिर अनुकंपा पर जो है हो जाएगा नौकरी। छोटे भाई से कर लिया सेटिंग कि तुमको भी आधा सैलरी मिलेगा, चिंता ना करो। अब 1 साल और जी जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, है ना, पूरे जीवन का व्यवस्था किया जाए। कुछ नालायक बच्चे होते थे, तो पहले गंगे सागर ले गए, चलिए आप गंगा सागर घूमिए ना, हम है ना, डूबने थोड़ा देंगे आपको, हमारा जान को डुबा दिया, है ना जी। तो चले दीजिए इस बात को। तो मैं तो अनुकंपा वाली नौकरी ही गलत है, हम तो ये समझते हैं। अरे उनको कुछ और दे दीजिए, नौकरी देने की क्या जरूरत है, इतना बेरोजगार पहले ही से पड़े हुए लोग। तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि गंगा सागर भी है, तो जितने भी आइलैंड है वो भी तो समुद्र को छू रहे हैं भाई, वो तो समुद्र में ही हैं, तो उनके तटों की भी गिनती करेंगे। अगर हम तटरेखा पढ़ते हैं तो सिर्फ हम लोग राज्यों के तट नहीं बल्कि उनकी भी गिनती करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानना है कि इसमें कितने राज्य छूते हैं, तो 9 राज्य। दूसरा, पूर्वी तट ज्यादा चौड़ी है पश्चिमी तट की तुलना में। पूर्वी तट ज्यादा चौड़ी है पश्चिमी तट की तुलना में, क्यों? क्योंकि बड़ी नदियां नहीं बल्कि लंबी नदियां जो काफी लंबी दूरी तय करके आती हैं, लाखों टन मिट्टी काट कर ले आती है और उसे जमा कर देती है समुद्र के किनारे, जिससे समुद्र का तट क्या हो जाता है, चौड़ी। यानी पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में क्या है भाई, अधिक चौड़ी है। सबको ये बात समझ में आ रहा है? जितनी बात बोल रहा हूं पूरी बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा रैंडम तुरंत बोलिएगा कि सर इस बात को दोबारा रिपीट कीजिए। क्लियर है? हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा इस बात को समझे। नेक्स्ट आते हैं भाई, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ बना लीजिए, क्या दिक्कत, इसको बनाने में कौन सा दिक्कत है? नॉर्थ इंडिया बनाने बोले तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन साउथ इंडिया में तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। आप यहीं तक बनाइएगा, इससे ज़्यादा मत ले जाइएगा ऊपर, इधर बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ तक बना के काम कर सकते हैं। और जो लोग लाइव क्लास ले रहे हैं उनको भी सोचना नहीं है, जो भी आपके डाउट्स होंगे अपना मैसेज करिएगा उस डाउट सेक्शन में। आपको भी जो भी समस्याएं होंगी वहाँ पर आपका भी सलूशन निकाला जाएगा, लिखा जाएगा। और तो मैसेज में आप अपनी डाउट प्रॉब्लम्स जरूर लिखेंगे कि कहाँ क्या समस्या है समझने में। क्लियर है? आराम से बनाइए, कोई भागा भाग नहीं इसमें। बड़ी आसान चैप्टर है, बड़ी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आया है। हम लोग वीक में एक ज्योग्राफी का टेस्ट भी ले रहे हैं। ज्योग्राफी जो पढ़ाते हैं वीक में हम, उसका एक टेस्ट इसमें भी लेंगे। अब अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं तो टेस्ट क्या लें, अभी तो आज शुरुआत किए हैं। टेस्ट होगी जब आप पूरा एक क्लास ले लेंगे तो उसका एक टेस्ट पेपर आपको को दिया जाएगा, जिसमें आप ये पता करें कि हम जो एक सप्ताह पढ़े उसमें हम कितना सीखे। अगर उसमें हम मान लीजिए आपसे 25 प्रश्न का टेस्ट लिए, 25 में अगर 24 ला रहे हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछेंगे जो आप नहीं पढ़े, तो 24 ला रहे इसका मतलब आपने हमारे साथ मेहनत किया है। अब 20 से कम ला रहे हैं अगर 25 में, इसका मतलब कि आप सिर्फ हमें सुन के जा रहे हैं, घर पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? ऐसी बात है ना, क्योंकि जो पढ़ाया हुआ है एक सप्ताह में, ऐसा नहीं कि मैं एक साल में जो पढ़ाया हूँ वो पूछ रहा हूँ, 1 वीक एक वीक में जो कराया है उसे पूछ रहा हूँ। तो इसमें तो गलती होना ही नहीं चाहिए, 25 में 25 आना चाहिए। क्यों जी? आना चाहिए ना, सबका 25 आया भी होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। चला जाए, हो गया, बन गया। आराम से, भागना नहीं है एकदम, बिल्कुल आप बना लेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट पिक पे हम आएंगे। थोड़ी सी स्पीड हाई इसलिए कि मैं आज स्पीड में आया हूँ।
आज मैं स्पीड से आया हूँ, तो स्पीड में आया हूँ तो स्पीड में हूँ आज। मतलब आया हूँ यहीं पर, पटना से ही आया हूँ। तबीयत क्या कहें, उस दिन हमको आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गए थे तो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्लास और पढ़ाना इससे ज़्यादा लगाव है। जब मेरा तबीयत ख़राब था तो मैं ये चिंता में था कि जब मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी, तो मैं चिंता में था कि कैसे क्लास जाऊं, क्लास जल्दी पहुंचना है। तो हमारा जो लोग लगे थे मेरे केयरिंग में, बोले कि भाई क्लास इम्पॉर्टेंट है, जब आप होंगे तब तो आप क्लास की चक्कर चिंता उतनी ना करें। हम बोले कि भाई आपको नहीं पता है, बच्चों का एग्ज़ाम है 67th BPSC, और हम समझते हैं उस बात को, इसलिए जितना जल्दी हो सके जो भी दवा खाना पड़े हम खाएंगे, लेकिन हमें रिकवरी चाहिए मैक्सिमम 1 दिन के अंदर। ठंड का असर था। ठंड अभी होगा क्या, अभी ठंड का असर होगा। एकाएक अभी समय बढ़ा है ठंड, 2-3 दिनों में लग रहा था कि इस बार ठंडी आएगी ही नहीं, और 2-3 दिनों में बहुत लोगों को बीमार कर गया, जो कभी जीवन में कभी किसी ठंड में बीमार आज तक नहीं पड़ा। पहला फर्स्ट ठंड है, रिकॉर्ड है। बिल्कुल हीटर अरे हम लोग हो गया था ना क्या? ठंड में कुछ भी हो सकता है, आपको हाथ में दर्द हो सकता है, पाँव में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। क्या पैरालाइज का मतलब? हाथ पैर, अब तो बायोलॉजी वाले से पूछो भाई, हमको पता पैरालाइज के बारे में नहीं, ज्योग्राफी पैरालाइज का कोई मतलब नहीं। आगे आओ, इधर आओ, ये बायोलॉजी के टीचर से पूछ लेना पैरालिसिस क्या होता है सर। ये कौन सा सवाल है आपका? ये आपके एग्जाम का से रिलेटेड है क्या? तो फिर क्या पूछ रहे हैं आप? हो गया। अब देखिए, ये देखिए आप लोग, देखिए भारत की जो तटरेखा है ना, भारत में जो तटरेखा है उसकी लंबाई अगर पूछा जाए, उसकी टोटल लेंथ पूछा जाए, सिर्फ इतना का अगर पूछा जाए कि भारत में राज्य कितने राज्य छूते हैं, 9 राज्य, तो 9 राज्य कितनी लंबाई में भारत के तट को छूते हैं, ये 9 राज्य कितनी लंबाई में भारत के तट को छूते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए लेंथ यानी पेरीमीटर, अगर आप किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करते हैं? किनारे किनारे का लंबाई में मेजर कर लेते हैं, किनारे किनारे की लंबाई को क्या कर लेते हैं? मेजरमेंट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग एक फीता लेंगे और पूरे को माप लेंगे। क्लियर है? तो भैया मापते हैं तो इसकी टोटल लेंथ आता है कितना? 6100 किलोमीटर। ध्यान, अभी लिखिएगा मत कुछ, सिर्फ इतने को मेजर करेंगे तो कितना आएगा? तो हमने क्या बोला है आप लोगों को कि टोटल जो उसका लेंथ है वो सिर्फ इससे काउंट नहीं होगा, बल्कि भारत में समुद्र को द्वीप भी छूते हैं, आइलैंड्स भी छूते हैं। भारत के कब्जे में कई सारे द्वीप भी हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, कई सारे द्वीप भारत, मलिया बेट, खड़िया बेट, एलिफेंटा द्वीप, कई सारे आइलैंड हैं। तो सिर्फ इसकी लंबाई कितना है? 6100। अगर इस आइलैंड्स को भी मेजर कर लीजिए, घुमा करके नाप लीजिए, जितने भी द्वीप हैं उनको भी मेजर कर लीजिए, तो इसकी लंबाई हो जाता है 7516 किलोमीटर। 0.20 है, लेकिन पॉइंट में आप याद मत कीजिएगा। टोटल लेंथ पूछा जाए केवल राज्यों की तो कितना होगा? 6100 किलोमीटर। लेकिन उसमें आइलैंड को भी जोड़ दे, इसी में 6100 में जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 7516। यानी पूछा जाए टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन, तो आंसर क्या होगा? 6100 किलोमीटर एक्सक्लूडिंग आइलैंड, आइलैंड को हटाकर। लेकिन आइलैंड को मिलाकर अगर पूछा जाए तो 7516। इस फोटो को बनाइए मत, सिर्फ लिख लीजिए टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन एक्सक्लूडिंग आइलैंड, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन एक्सक्लूडिंग आइलैंड, एक्सक्लूडिंग आइलैंड, एक्सक्लूडिंग आइलैंड,
टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन एक्सक्लूडिंग आइलैंड, एक्सक्लूड मतलब हटा देना, आइलैंड कितना लिखे भैया 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर हिंदी बोलेंगे। एंड लिखिए अगला पॉइंट, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन हिंदी बोल, अभी बोल रहे भाई, हिंदी ही बोलेंगे, टेंशन मत लो। तो एक भाषा पहले बोल लें, फिर दोनों बोलेंगे तो क्या होगा, फिर ना आप लिख पाएंगे ना अंग्रेजी वाला लिख पाएगा। टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, तो क्या लिखेंगे 7516 किलोमीटर, इंक्लूडिंग आइलैंड 7516 किलोमीटर हिंदी में लिख लीजिए। लिखिए तटरेखा की कुल लंबाई, तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों को हटाकर, तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों को हटाकर, तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों को हटाकर, द्वीपों को हटाकर 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हो गया। अगला पॉइंट टोटल, अगला पॉइंट लिखिए तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों को मिलाकर, तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों को मिलाकर 7516 किलोमीटर, द्वीपों को मिलाकर कितना 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। पूछा जाए आपसे अगर कि तटरेखा का क्या इंपॉर्टेंस है, लिख लिया भाई सब लोगों ने, हिंदी वाले लिख लिए। अगर पूछा जाए तटरेखा का क्या जरूरत है, तट का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये समझो कि भारत, सुन लो, किसी भी देश में, किसी भी देश के बाउंड्री के बाहर, सुन लो इधर, समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल में मापते हैं हम समुद्र की दूरी। समुद्र में दूरी को किस में मापते हैं, नॉटिकल माइल में। तो प्रत्येक, हाँ 1.8 के आसपास होता है। प्रत्येक देश के बाहर समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक आप तेल निकालना चाहें तो तेल निकाल सकते हैं। पेट्रोलियम, अब समुद्र पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है, सेल गैस और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कौन है, समुद्र। महासागर के अंदर भारी मात्रा में क्या मिलता है, पेट्रोलियम। आपने सुना होगा बम्बई हाई, बम्बई हाई का नाम सुना है आपने, मुंबई हाई का नाम सुना होगा। भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार वर्तमान में कहाँ है, मुंबई हाई में। उसके बाद वैसे तो असम के डिगबोई में भी मिलता है। इसके अलावा अभी रिलायंस को टेंडर मिला है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कृष्णा नदी गोदावरी नदी जहां गिरती है ना, उसके बीच में, उसका नाम है केजी बेसिन, बिल्कुल सही, केजी बेसिन में भी भारी मात्रा में पेट्रोलियम है। तो पहली बात तो कि समुद्र हमारा जो है वो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो एक तो ये फायदा है। दूसरा, समुद्र में मछलियां मिलती हैं तो मछली पकड़ा जाएगा। तीसरा, समुद्र के किनारे बंदरगाह होते हैं, जहाज से जितने भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आज भी क्या होता है, समुद्र के रास्ते होता है। आज भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट महासागर के रास्ते होता है। तो महासागर का बंदरगाह जम्मू कश्मीर में माउंट एवरेस्ट पे नहीं बनाएंगे आप, कहां बनाएंगे, समुद्र के किनारे बनाएंगे। कितना बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका। इसके अलावा महासागर सिर्फ पेट्रोलियम का ही नहीं, मैग्नीज का बहुत बड़ा भंडार होता है। भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैग्नीज महासागर में ही मिलता है। और पता नहीं महासागर के गर्त में कितने खजाने गड़े हैं जिस पर रिसर्च होना बाकी है। अगर रिसर्च हो जाए तो बड़े बड़े मिनरल्स वहां से निकाले जा सकते हैं, जिसका इकोनॉमिक इफेक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तो जो 12 नॉटिकल माइल है वो सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ा खजाना है। इतना ही नहीं बल्कि पर्यटन का मतलब टूरिज्म का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। समझना बात ना, आज समुद्र के किनारे बीच के पास लोग जाते हैं और वहां जाने के बाद उस जिस राज्य में हो जाएंगे, जिस बीच पे हो जाएंगे, उस राज्य की सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स जनरेट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये मैं तटरेखा का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। जब मेंस का आंसर राइटिंग आप करेंगे ना तो वहां पर पूछा जा सकता है यूपीएससी में क्वेश्चन कि भारत में तटीय क्षेत्रों का आर्थिक महत्व को आप लिखें, आर्थिक और सामरिक महत्व को लिखें। इसमें साथ में जोड़ सकता है भी कि सामरिक महत्व को लिखें। सामरिक मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे जरूरत उसकी आवश्यकता है। तो साथ साथ सिर्फ बंदरगाह ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनता है यहाँ पर, है ना। हमारी नेवी की एक पूरा एक रो यहाँ पर खड़ी होती है। तो पूरा ये बंदरगाह सिर्फ व्यापार के काम नहीं आते हैं बल्कि वहाँ नेवल बेस भी हमारा होता है ना, जो देश की सुरक्षा के काम आते हैं। मुंबई में जो अटैक हुआ 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो समुद्र के रास्ते ही आतंकवादी आए थे।
तो कितना इंपॉर्टेंट है समुद्र हमारे लिए, समुद्र का बाउंड्री हमारे लिए, ये आप समझ सकते हैं। यदि ओशियन कोस्ट पर यदि आपको लिखने के लिए कुछ आंसर आए तो मुझे नहीं लगता कि आप लिख नहीं पाएंगे। साथ ही साथ उतना ही नहीं, हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा, आप जानते हैं भारत में सैटेलाइट कहां से छोड़ा जाता है? आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा, वो समुद्र के किनारे है। ये पता नहीं, समुद्र के किनारे एक जगह है श्रीहरिकोटा। भारत में सैटेलाइट कहां से लॉन्च करते हैं, सबको पता है बात? श्रीहरिकोटा से। लेकिन अब एक और सेंटर बनाया है भारत में। अब 2 स्थान है जहां से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। पहले छोड़ा जाता था सारे सैटेलाइट, छोटे सैटेलाइट, बड़े सैटेलाइट, छोटे उपग्रह, बड़े उपग्रह सब छोड़े जाते थे श्रीहरिकोटा से। लेकिन अब छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु में एक जगह बनाया तुमकुर, चेन्नई के पास तमिलनाडु में एक प्लेस बनाया गया तुमकुर। ये करंट अफेयर है, पिछले साल बनाया गया है। तुमकुर एक जगह है तमिलनाडु में, ये नया एक लॉन्चिंग पैड बना है। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर अब भारत में कितने हैं? 2 हैं। एक तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये, और दूसरा तुमकुर तमिलनाडु। समझ में आ रहा है बात? तो सैटेलाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का केंद्र होता है। पता है आपको सैटेलाइट क्यों छोड़ते हैं, किस लिए छोड़ा जाता है? रिसर्च के लिए, चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो या एग्रीकल्चरल रिसर्च हो या क्लाइमेटिक रिसर्च हो। दुनिया में जितने प्रकार की खोज कार्य है आज के युग में कौन कर रहा है? सैटेलाइट कर रहा है। और सैटेलाइट के बिना आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर सकते हैं। पूरा आईटी सेक्टर इसी सैटेलाइट सिस्टम पर डिपेंड करता है। और आईटी सिस्टम ध्वस्त मतलब पूरे दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है इन तट रेखा का, आप समझ सकते हैं। पूरे दुनिया में मैक्सिमम सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर समुद्र के किनारे है। पूरे विश्व में अधिकांश सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहां है जी? समुद्र के किनारे। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे और इक्वेटर के पास ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू सबसे कम होता है। इसीलिए या तो उसको बनाया जाता है इक्वेटर के जस्ट पास में, या फिर समुद्र के किनारे बनाया जाता है ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम लगे। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम लगता है वहां पर सैटेलाइट को लॉन्च करने में आसानी होती है। क्लियर है? तो इसका एक और इंपॉर्टेंस हो गया। तो समुद्र के तट का क्या महत्व हमारे जीवन में है आप लिख सकते हैं आसानी से। क्लियर है? तो इस बात को आप लिख लीजिए। इतना तुमको लिख दिया। इतना ही नहीं, हमारा जो मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है पूरे दुनिया में, मिसाइल लॉन्च करने का, मिसाइल और बम इसको टेस्ट करने का सेंटर या तो समुद्र के किनारे बनाया जाता है या फिर मरुस्थल में बनाया जाता है, जहां पर मानव आवास कम हो। मानव आवास हमारे देश में अगर कोई वेपन टेस्ट करना है, वेपन मतलब हथियार टेस्ट करना है, कोई बॉम्ब टेस्ट करना है, कोई मिसाइल टेस्ट करना है, तो उसका मिसाइल टेस्टिंग सेंटर बनाया जाता है तो डेजर्ट में, और नहीं तो फिर समुद्र के किनारे, जहां पर वीरान इलाका हो, निर्जर इलाका हो, जहां पर कोई आदमी रहता नहीं हो, वहां पर टेस्ट करेंगे। अगर कुछ ब्लास्ट भी होता है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो चांदीपुर व्हीलर द्वीप, एक यहाँ पर उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे उनके नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है। और व्हीलर द्वीप का काम क्या है? सिर्फ वहां से वहां से मिसाइल को टेस्ट करते हैं। वहां से क्या करते हैं भाई? जितने भी प्रकार के मिसाइल है, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जितने भी प्रकार के मिसाइल हैं, आप जानते हो कि मिसाइल का ये श्रेणी है PATAN, पटाना श्रेणी है ना। ये पटना में बैठे भी हैं। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, A से आकाश, N से नाग, NA से क्या हो गया? नाग। पटाना श्रेणी ये मिसाइल है भारत DRDO द्वारा। किसके द्वारा विकसित है? ये सब साइंस टेक में आप पढ़ेंगे, भूगोल के विषय नहीं है। थोड़ा सा मेरे पास था इसलिए मैं नगीना आपके सामने रख दिया है ना जी। आप इसको ले लीजिए, बड़ी कीमती चीज बताया हूँ। DRDO द्वारा विकसित डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारत में जितने भी वेपन्स के काम करता हो, कौन करता है देश में? भारत में वेपन्स डेवलपमेंट का जिम्मेवारी किसके पास है? DRDO के पास है। सेना से संबंधित जितनी भी, चाहे उनकी वर्दी बनाना हो बुलेट प्रूफ, या उनके ऐसा वर्दी बनाना जो सियाचिन में भी कोई दिक्कत ना करे, उनके लिए जूता बनाना हो, उनकी दवाई बनाना हो, उनके लिए कुछ पौष्टिक आहार बनाना हो, उस पर रिसर्च कौन करेगा? DRDO। तो DRDO ने इस मिसाइल को डेवलप किया पटाना श्रेणी का। तो P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल। इसे भारत में बना हुआ मिसाइल का नाम है। T से त्रिशूल, A से हो गया आकाश, अगला A से आकाश, फिर नाग। नाग एंटी टैंक मिसाइल है।
तो जाने दीजिए, साइंस टेक वाले में पढ़ना, हमारा विषय नहीं है। तो मतलब हाँ जी, क्या वो व्हीलर आइलैंड, व्हीलर जो व्हील चक्का वाला व्हील नहीं होता है, WHEELAR होता, WHEELAR, व्हीलर आइलैंड चेंजेस इनटू APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। क्लियर है? अब बताइए कि इंपॉर्टेंट कितना है इस चैप्टर, कितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखता है। समझ में आया? समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट? अगर इस पर एस्से लिखने आपको अगर बोलूं कि 100 वर्ड में तुम हमें लिख के दिखाओ, तो आपका 100 वर्ड कम पड़ जाएगा, जितनी बातें मैं बोला हूं। ना से ना, एने से नाग हो गया, पूरा एने से नाग, नाग नाग, अरे नाग, अरे मिसाइल का नाम है नाग। इसका एक और नाम है, बता रहा हूं आपको, है? हाँ, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये सब किसने डेवलप किया है? DRDO। तो साइंस टेक वाले चैप्टर में आप पढ़िएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ना, एंटी टैक मिसाइल क्या होता है, पृथ्वी टू पृथ्वी, आकाश टू पृथ्वी, पृथ्वी टू आकाश, ये सब आप देखिएगा वहां जाकर के जब पढ़ाएंगे साइंस टेक वाले टीचर। तो क्लियर है यहां तक? अगर आपसे एक होमवर्क साथ साथ दे देता हूं, आप लोग 100 वर्ड में कोस्टल लाइन का इंपॉर्टेंस लिख के लाएंगे, पर हम जानते हैं कि जितना बात मैं बोला हूं 100 से ज्यादा हो जाएगा, ये मुझे पता है, लेकिन आप मिनिमम 100 आप बढ़ा के जितना ला सकते हैं। 100 वर्ड में कोस्टल लाइन का इकोनॉमिक इफेक्ट लिख के लाइएगा। ऑनलाइन में जो देख रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, उनके लिए भी होमवर्क है, आप लिख के लाएंगे इकोनॉमिक इफेक्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल लाइन, तटरेखा का आर्थिक महत्व और सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, स्ट्रेटेजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्या? कोस्टल लाइन, तटरेखा का आर्थिक और सामरिक महत्व। आप अपनी भाषा में लिख कर लाएंगे, किसी का कॉपी नहीं, तो ऐसा ना हो कि इंटरनेट पे डाल दिए और जो आ गया उसको वहां से कॉपी मारे और लिख के दिखा दिए। तो भाई मेरा ये कहना है कि आप लोग लिख के लाइएगा, ठीक है? अभी आगे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अरे आर्थिक और सामरिक महत्व तटरेखा का जो हम अभी बताए ना इंपॉर्टेंस, अब बताया तो कि यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, यहाँ से मछली पकड़ाता है, सबसे ज्यादा मैग्नीज का सोर्स है, यहाँ पर टूरिज्म होता है, यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, यहाँ से मिसाइल टेस्ट होता है। ये बात समझ में आ रहा है? बात यहाँ पर सारे बंदरगाह है जहाँ दुनिया के 80% से ऊपर व्यापार जहाज, पानी के जहाज के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर सारे पोर्ट्स हैं। इंडिया में कितने पोर्ट हैं? तो 200 पोर्ट है, ठीक है? सब बताएंगे। हो गया यहाँ तक? अच्छा, कुछ लोगों को छूट तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज मैं बोल जा रहा हूं, बोलिएगा, चूंकि थोड़ा सा स्पीड तेज है, मैं मानता हूं, ठीक है? थोड़ा सा बहुत सारी बातें अगर जानना हो, आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा निकले, हम आज लेके जाएं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए, अच्छा एक मिसाइल है और सुन लो, एक मुझे याद आ रहा है इसलिए लिखवा देता हूं। एक का नाम है हेलिना, एक मिसाइल का नाम क्या है? हेलिना। हे से हेलीकॉप्टर, हेलेना है, हेलिना नहीं, हेलेना, LA है यहाँ पर, HELANA, तो हेलेना, हेलेना इसका नाम है। तो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, नाग मिसाइल, ऐसा नाग मिसाइल जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाए, उसका जो हेलीकॉप्टर वाला जो वर्जन बनाया गया है उसका नाम नाग मिसाइल का ही एक नाम क्या है? हेलिना। ऐसा नाग जो धरती पर छोड़ा जाता है उसको केवल नाग बोला जाएगा, लेकिन उसको अगर हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाए तो उसका नाम क्या पड़ गया है? यानी नाग मिसाइल का ही दूसरा नाम क्या है? हेलिना। तो हेलिना कौन सा है भैया? जिसको हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं, जिसका नाम क्या दिया शॉर्ट में DRDO ने? हेलिना। क्या? हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। तो साइंस टेक वाले टीचर से पढ़िएगा। हो गया यहां तक? अब जानिए कि जो जितने भी तट रेखा आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन सब के अलग अलग क्या है? नाम है। ये जो तट रेखा आप देख रहे हैं ना, प्रत्येक राज्य का, बंगाल छू रहा है समुद्र को, उड़ीसा छू रहा है समुद्र को, आंध्र प्रदेश छू रहा है समुद्र को, ये सारे समुद्र को छू रहे हैं। क्लियर है? तो ये इनके अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। अब देखिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा, तो कितना लंबा, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, हेलेना। अब देखो, ये जो हमारा है
बंगाल का तट है। किसका तट है भैया? गया का। ये बंगाल का तट है, बंगाल का तट है। बंगाल के तट को हम लोग बंग तट के नाम से जानते हैं, बंग कोस्ट, बंग तट। हिंदी में भी लिखेंगे, अंग्रेजी में भी लिखेंगे, किसी को कोई परेशानी होने वाला नहीं है। बंगाल के तट को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? आप एक चित्र बनाइएगा बाद में, अभी देख लीजिए, अभी सिर्फ देखिए, हम टाइम देंगे। उड़ीसा सिर्फ देखते जाइए और मन में बिठाते जाइए। यहीं पर हम चाहते हैं कि मेरा क्लास ऐसा हो कि 90% आपको क्लास में ही याद हो जाए। घर पे अगर 10 मिनट भी पढ़ लें सरसरी निगाह से भी तो कोई दिक्कत नहीं हो। उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। उड़ीसा को ऐसे भी उत्कल बोलते हैं। अब जन गण मन पढ़ते हैं, जन गण मन अधिनायक जय, उसमें एक आता ना, है ना, द्राविड़ उत्कल, द्राविड़ उत्कल बंगा। द्रविड़ मतलब साउथ, उत्कल मतलब उड़ीसा, और बंगा मतलब बंगाल। ठीक है, तो उत्कल तट किसको बोलते हैं भैया? बगल में राज्य का नाम भी लिख दो, उड़ीसा के तट को। उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट। और देख लो, और पूछा जाए आपसे कि उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं? उत्कल तट, उत्कल कोस्ट। बोलना है भी, नए बच्चों को ही बोलना है। उड़ीसा के कोस्ट को क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। अब बंगाल के कोस्ट को क्लास में बोलते रहना है। बीच हम सबको देखते हैं, जो चुप बैठा उस पर ज्यादा टारगेट करेंगे। फिर हम बोलना है बंगाल के तट को बंग कोस्ट और उड़ीसा के कोस्ट को उत्कल कोस्ट। और दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। पूछा जाए कि बंगाल उड़ीसा को मिलाकर क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। अंग्रेजी में केवल लिख देना नॉर्थ सरकार, नॉर्थ सरकार कोस्ट। सरकार को अंग्रेजी में गवर्नमेंट मत लिख दीजिएगा, नॉर्थ गवर्नमेंट कोस्ट मत लिखिएगा। सरकार को स्पेलिंग लिख देता हूं, सरकार, सरकार, उत्तरी सरकार तट लिख लीजिए इसको। अब बनाते चलिए, इस फोटो बना लीजिए बड़ा सा, और इतना जगह दोनों तरफ रखिएगा ताकि लिख पाए हम कुछ। बनाइए, पहले इंडिया बना लीजिए ना, ऐसे इंडिया बना लीजिए, तो फिर बांट दीजिएगा, बंगाल अलग, उड़ीसा अलग, ऐसे बांट दीजिएगा, फिर लिखिएगा। पहले इंडिया का एक आउटलाइन बना लीजिए, आप लोग बना लीजिए, बनाइए, देख लेता हूँ किसी को कोई समस्या तो नहीं है। समझ में आया जितनी बात बोला? वाह, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए। अच्छा, वो ठीक, दे दीजिएगा हमको लाके। हाँ ठीक ठीक। अभी एक तट रेखा का अलग अलग नाम है। तो फर्स्ट नेम इज बंग कोस्ट, नाम से लग रहा है। बंगाल के कोस्ट है तो बंग कोस्ट, उड़ीसा का है तो उत्कल कोस्ट, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। सामरिक, बच्चे पूछ रहे हैं कि सामरिक को एक बार और डिस्क्राइब किया जाए। ऑनलाइन वाले बोल रहे सामरिक का मतलब क्या होता है? देखिए, सामरिक का मतलब होता है कि आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा हो या फिर वो बाउंड्री की फिजिकल उसकी सुरक्षा हो, उसके लिए जो भी किया जाता है, जो भी कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो या फिर वो फिजिकल हो, किसी भी तरह की सुरक्षा की बात अगर की जाती है, देश के हित की बात की जाती है, तो उसी को बोला जाता है स्ट्रेटजिक। सामरिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है बात? तो सामरिक महत्व का मतलब यही होता है कि किसी भी स्थिति में देश के हित के लिए सरकार के द्वारा जो भी किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सामरिक। क्लियर है? ऑनलाइन वाले एक बार समझ जाए तो एक बार यस जरूर लिखें। जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आंसर मिल जाए
तो कमेंट में एक बार यस जरूर लिख देंगे एप्लीकेशन वाले लोग। और अंतिम में हम 5 मिनट आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं उनकी कमेंट पढ़ के आपके जितने भी प्रश्न होंगे लास्ट 5 मिनट्स में आपके सारे सॉल्यूशन हम दे देंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतिम 5 मिनट आपके सारे कमेंट का हम जवाब एक एक करके दे देंगे। बिल्कुल जितना कर हम रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए साथ साथ, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोच लेते हैं कि हमको ये पूछना है, तो फिर हम आगे जो भी पढ़ाते चलेंगे आप उसको दिमाग में आने ही नहीं देंगे और दिमाग में घूमता रहेगा आपका कि भाई आगे हमको ये करना है। हो गया? हाँ हाँ, वही जन गण मन वाला पढ़े, द्राविड़ उत्कल बंगा। यस यस, पूरा एरिया, क्योंकि जन गण मन हम नेशनल एंथम इसलिए बनाए ही थे कि भारत का पूरा एरिया उसके अंदर आ जा रहा था। हाँ, बट वो बनाया गया था किसके लिए? वो बनाया गया जॉर्ज पंचम के लिए। एक्चुअली ये इंडिया को रिप्रेजेंट करके सॉन्ग नहीं लिखा गया था, ये सॉन्ग इंडिया को रिप्रेजेंट करके नहीं बनाया गया था, ये रिप्रेजेंट किया गया था जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश प्रिंस जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उनके सम्मान में कि पूरा भारत आपके सामने है ना, उनके सम्मान के लिए सॉन्ग लिखा गया था। जब वो आए, दिल्ली दरबार लगा 1911 में, उस समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड गवर्नर थे, तो वो जब आए तो पढ़ के सुनाया गया उनको। अरे एक्चुअली इसका उस समय अर्थ वही था। एक्चुअली आप जानते हो 1913 में 1913 में मैं अभी बता रहा हूं कि इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप इसको उनको प्रेजेंट करने के लिए बनाए थे। अभी अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ वो नहीं निकलेगा। वर्तमान ऐसे होता है कि एक लाइन आपने कहा, आपने एक लाइन का उसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो उस समय हमारा सत्ता क्या था? ब्रिटिश सत्ता के अंदर हम थे, तो ब्रिटिश सत्ता के लिए वो बात लिखी गई थी। आज वो बात किसके, आज हमारे यहाँ सत्ता किसके अंदर है? जनता के अंदर है। आज सत्ता किसके अंदर है? जनता के अंदर। अब पूरा जनता कहाँ रहती है? इंडिया में। तो इंडिया को सॉन्ग पूरा आज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस समय लिखा गया था स्पेशली उसी लिए। और अब एक्चुअली गीतांजलि के लिए मिला पहला नोबेल प्राइज जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। गांधी जी ने उसका समर्थन किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि बहुत बढ़िया हुआ, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। तो गांधी जी ने क्या कहा कि बहुत अच्छा हुआ, देसी अपनाएंगे, उनका बना हुआ कोई भी सामान हम खरीदेंगे नहीं, अगर कोई खरीदा तो उसको जला दे। असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया, क्लियर है? तो कहा गया तो रविंद्रनाथ टैगोर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बोला कि इसको जलाना, विदेशी कपड़ों को जलाना एक बर्बादी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। कपड़ा जलाने से क्या होता है? समझ आ रहा है बात? तो कुछ तो फेवरेबल बात उन्होंने लिखा। दूसरी बात, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के लगभग विरोधी थे। लगभग क्या थे? मैक्सिमम विरोधी थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का क्या मानना था कि पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छी बातें हैं, उनको भी भारतीय सभ्यता में लेना जरूरी है। ठीक है, बस इतना ही, बाकी बात हम करेंगे। हाँ, नहीं हटाएंगे भाई। हमने क्या कहा कि एंथम किसी का नाम लेकर, तो उसमें जॉर्ज पंचम का कहीं नाम है, कहीं किसी का अभिवादन है? नहीं सर, उस समय मूवमेंट ही ऐसा था कि वो एंथम को गाया गया था। वो कोई आंदोलन के लिए, किसी क्रांति के लिए, जिस वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का गीत बना। वंदे मातरम किसका गीत बना? स्वदेशी आंदोलन का। लेकिन किसी क्रांति और किसी आंदोलन का गीत बना जन गण मन। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं? उसका कोई अर्थ नहीं है कि मैं किसी एक के लिए गा रहा हूं। वो गाना एक फिक्स हो गया कि अब किसी और पे नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है बात? अब इससे हम निकलते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है बात? चलिए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि भाई क्या है। हाँ, अच्छा वो तो नहीं पता। अभी लक्षद्वीप एक्चुअली मैं आया नहीं हूँ। लक्षद्वीप का नाम, मैं लक्षद्वीप पे आया नहीं हूँ अभी। लिख, जहाँ पर आया हूँ उसको लिखिए। अभी लक्षद्वीप कोस्ट का नाम मैंने अभी बताया नहीं है, ठीक है? अब चलिए उत्कल कोस्ट। भाई सब ऐड होगा। पुदुचेरी कोस्टल लाइन में पहली बात तो कोस्ट पे पुदुचेरी है नहीं है? पुदुचेरी कोस्ट में है क्या? पुदुचेरी कोस्ट में है ही नहीं। पुदुचेरी 3 राज्यों में डिवीजन है। पुदुचेरी कोई आइलैंड के फॉर्म में थोड़े ना है। पुदुचेरी जमीन के अंदर है। पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में है।
पुदुचेरी आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी केरल में है, पुदुचेरी तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश वाले को बोलते हैं एनम पुदुचेरी, केरल वाले को बोलते हैं माहे पुदुचेरी, और तमिलनाडु को कराईकल पुदुचेरी बोलते हैं। क्लियर? और कोई डाउट? अभी लक्ष्य एक्चुअली आइलैंड का हमने तट रेखा अभी पढ़ाया नहीं है, अभी हम समुद्र का तट पढ़ा रहे हैं, जो भारत की मेन भूमि है, मेन लैंड है, उसका तट रेखा पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? ऑन लाइव वाले समझ में आया आप लोगों को? एप्लीकेशन वालों को समझ में आया तो एक बार रेस्ट लिख दीजिएगा। चलिए, हो गया ये आपका समस्या निकला, हल हुआ? हाँ, ठीक ठीक, हो गया। अब आइए, तो बंगाल के तट को अब हिस्ट्री वाले से बाकी क्लियर कर लीजिए। मेरा इतिहास विषय भी नहीं, हो सकता है मैं गलत फैक्ट बता रहा हूँ, हो सकता है, इसलिए मुझे इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी हो सकता है भाई। अच्छा, हो सकता है भूगोल पढ़ा लेते हैं हम बता तो दिए आपको कि हो सकता है कि हिस्ट्री का एक गलत फैक्ट हो, लेकिन जनगणना एक्चुअली जो मुझे पता चला है कि उनके स्वागत गान के लिए बनाया गया था। जब वो आए थे तो उनके स्वागत में गीत पढ़ा गया था और गाया गया था। बाद में उसके अर्थ जैसे झंडा, पहली बार तिरंगा को डिजाइन किया गया, फिर बाद में दोबारा डिजाइन किया गया। तिरंगा में पहले पूरा चरखा था, फिर बाद में उसमें चक्र किया गया। समझ रहा है बात? तो रीडिजाइन हुआ इसका। अब देखिए, बंगाल के तट को क्या बोलते हैं? इसको बंग तट, उड़ीसा के तट को, और दोनों को मिलाकर उत्तरी सरकार तट। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, या इसी को बोलते हैं आंध्र तट। आंध्र तट अंग्रेजी में भी क्या बोलेंगे? गोलकुंडा कोस्ट और आंध्र कोस्ट, आंध्र कोस्ट। और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट, पायन कोस्ट, यानी पायन तट। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट, और आंध्र प्रदेश को तट को बोलते हैं क्या? गोलकुंडा तट। तमिलनाडु के तट को पायन तट और आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट। और दोनों को मिलाकर बोला जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। समझ में आया? सी से भी होता है, दोनों से लिखते हैं इसको, हम दोनों से लिखते हैं इसको, कोरोमंडल। साउथ में जितने भी नाम सुनो, साउथ में अधिकांश नाम ऐसे हैं जो अगर क आता है तो उसके लिए सी आता है, लेकिन दोनों चलता है। कोरोमंडल तट या कोरोमंडल तट एक ही बात है। ठीक है भाई? किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश को अकेले पूछे तो क्या बोलेंगे? गोलकुंडा तट। आंध्र प्रदेश को अगर अकेले पूछे स्टूडेंट तो क्या बोलेंगे? गोलकुंडा। आप जानते हैं कि जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा जो ब्रिटेन के प्रिंस, जो महारानी है, क्वीन है, उनके सिंहासन में लगा हुआ है, उनके क्राउन में लगा हुआ है। कोहिनूर निकाला कहाँ से गया था? गोलकुंडा माइन से, गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। तो गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के रीजन में पड़ता है। क्या? हाँ, श्रापित हीरा भी बोला जाता है। जिसके पास गया उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? पायन तट। और आंध्र प्रदेश को गोलकुंडा तट, दोनों को मिलाकर कोरोमंडल तट। केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। और आंध्र प्रदेश कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। कर्नाटक लिख लीजिए बगल में ताकि बाद में दिक्कत ना हो। कर्नाटक के तट को क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। केरल के तट को मालाबार। मालाबार एक वॉर एक्सरसाइज भी है, मालाबार एक युद्धाभ्यास भी है नेवी का। मालाबार नेवी एक्सरसाइज एमंग इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है, हाल में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया गया। हमारे देश में, पूरे विश्व में कुछ देश मिलकर वॉर एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का।
तो मालाबार नेवी का वॉर एक्सरसाइज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए के बीच। तो ऐसा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मालाबार वॉर एक्सरसाइज का कोई संबंध है इस तट से, ऐसा नहीं है, नाम दे दिया गया है। उसके बाद गोवा न है, ये महाराष्ट्र है। गोवा और महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर बोला जाता है कोंकण तट, कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। कोंकण तट किसको बोलते हैं? गोवा प्लस महाराष्ट्र, गोवा प्लस महाराष्ट्र के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट, कोंकण, कोंकण, कोंकण तट। और गुजरात के तट को बोला जाता है गुजरात तट, गुजरात कोस्ट, गुजरात तट। पहले इतना लिखिए। कोंकण रेलवे भी सुना होगा आपने, नाम सुना है? 1995-96 में इस रेलवे का डेवलपमेंट किया गया था, लेकिन शुरुआत में ये रेलवे अपने एक्सीडेंट के लिए जाना जाता था। कोंकण रेलवे भारत में पहाड़ में बनने वाला पहला रेलवे था। माउंटेन के अंदर बनने वाला पहला रेलवे कौन था? वैसे शिमला में पहले से हमारा ट्रेन चलता था, लेकिन बड़े पैमाने पर काफी लंबे रूट पर चलने वाली जो ट्रेन थी, है ना, वो था कोंकण रेलवे। ये अपने एक्सीडेंट के लिए फेमस था, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी में सुधार से अब यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता। इसीलिए भारत में अब जितने भी रेलवे का डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, उत्तर पूरब के जो राज्य हैं 7 रेड स्टेट, जिसको 7 सिस्टर कहते हैं, आपने सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य को 7 सिस्टर कहते हैं। ये सभी में पहाड़ है। तो इन पहाड़ी राज्यों में आज जब रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन सब का टेंडर किसको मिलता है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को। कोंकण रेलवे को जिसने डेवलप किया है उसका नाम है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। आज जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम से लेकर जहां भी रेलवे डेवलप हो रहा है, उस सब का टेंडर किसको मिलता है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को। क्लियर है? अब सुनिए, गुजरात में आप देख रहे होंगे 2 कान है, एक ऊपर में भी है और एक गुजरात में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स 2 कान, 2 हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का। ऊपर के हिस्से को बोला जाता है कक्ष तट, कक्ष तट, और नीचे के हिस्सा को बोला जाता है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। गुजरात के तट बनता है 2 हिस्सा से मिलकर, कक्ष प्लस काठियावाड़। आपने सुना होगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में, ऐसा सुना है? तो काठियावाड़ का मतलब नीचे वाला हिस्सा, और जिसमें बंदर लग गया, जिस नाम के आगे बंदर लग गया, समझिए वो क्या है? समुद्र के किनारे है, वो बंदरगाह है, पोर्ट है वो। पूरे भारत में कितने बंदरगाह हैं? 200 छोटे बंदरगाह हैं और 14 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में कितने बंदरगाह हैं? 200 और 14 बड़े बंदरगाह। और 14 बड़े बंदरगाह हम आज डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे किस तट पे कौन सा बंदरगाह है। तत्काल इतना जानिए, बंगाल के तट को एक बार बोल लो, बंग तट। ऑनलाइन वाले भी बोल लिख सकते हो। उड़ीसा के तट को उत्कल तट, बंगाल उड़ीसा को मिलाकर, आवाज नहीं आ रहा है, आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा कोस्ट, और तमिलनाडु को, दोनों को मिलाकर कोरोमंडल। केरला के तट को, कर्नाटक के तट को, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा कोंकण, उसके बाद गुजरात के तट को गुजरात तट, ऊपर वाला हिस्सा कक्ष, नीचे वाला हिस्सा काठियावाड़। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आया? चलिए आज इतना ही करेंगे। ओके, हाँ ले लेते हैं। होने होने इसमें आप चांदनी लिख सकते हैं। वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल लाइन को एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं, अलग अलग। लेकिन अगर आप इसको अलग बनाएंगे, इस कोस्ट को, इसको अलग बनाएंगे तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैप के लिहाज से बनाना ठीक नहीं होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन, सर वेस्टर्न कोस्ट को अलग लिखें सर,
और ईस्टर्न कोस्ट को अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा प्रश्न क्या है? सर ब्राह्मणी एंड महानदी रिवर के बीच को भी उत्कल तट कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, जहाँ पर भितरकनिका और गहिरमत्था अभयारण्य है। आप नोट कर लीजिएगा चांदनी, गहिरमत्था आप लोग भी लिख लीजिएगा। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी जो है उड़ीसा में, उसके बीच में एक अभयारण्य है जिसका नाम है भितरकनिका अभयारण्य। उसके अंदर उड़ीसा में ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के बीच, उड़ीसा में यहाँ पर एक नदी बहती है, ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी, इन दोनों के बीच एक अभयारण्य है। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के बीच, ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के बीच उड़ीसा में एक अभयारण्य है जिसका नाम है, एक अभयारण्य यानी सेंचुरी है। अभयारण्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेंचुरी है। एक अभयारण्य है यहाँ पर जो ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के बीच है। ब्राह्मणी रिवर और बिटवीन ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर भितरकनिका सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन देम। क्लियर है? इन दोनों के बीच भितरकनिका अभयारण्य है। भितरकनिका अभयारण्य का ही एक पार्ट है गहिरमत्था। भितरकनिका अभयारण्य का ही एक भाग है जिसका नाम है क्या? गहिरमत्था, जो लाल रिडले कछुआ, रेड रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ जानते हो ना? लाल रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध। पूछा जाए पूरे भारत में लाल रिडले, रेड रिडले टर्टल कहां पाया जाता है, यह प्रश्न आता है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? गहिरमत्था। गहिरमत्था, गहिरमत्था, गहिरमत्था वो किसका हिस्सा है? भितरकनिका। किसका हिस्सा है? भितरकनिका का। अब भितरकनिका किसके बीच है? ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर। चांदनी क्लियर हुआ डाउट आपका? अगर क्लियर हुआ है तो यस लिख दीजिए एक बार। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए